अम्मा कह रही थी और मैं गौर से उनकी तरफ देख रहा था। वो गांव की अनपढ़ खातून कैसी बातें कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने यही सवाल कर दिया, अम्मा ये बातें मुझे किसी ने नहीं सिखाई, रब ताला ने सिखाई हैं। मैं पढ़ तो नहीं सकती लेकिन कलाम पाक का तर्जुमा सुन तो सकती हूँ। मैं ये तो जान सकती हूँ कि मेरे रब ताला ने मुझे क्या बात की है, वही बात मैं कह रही हूँ। मैंने मुझसे कोई थोड़ी बात की है। अम्मा आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने इंतहाई तजस्सुस से पूछा तो वो बोली, देख पुत्र, रब ताला ने पाक मिसाल दी है, वो ये कि एक दाना जमीन में बोया जाता है और उससे बालियां फूटती हैं और उनसे दाने भरते हैं। मतलब दाना अपना आप फना करता है तो उसमें से बालियां आती हैं और उसी में दाने भरते हैं। दरअसल फना ही में बका है। अब फना होने की असल हिकमत ये है कि जैसी शय के लिए फना होंगे वैसा ही होगा। मुर्दा के लिए फना होंगे तो मौत, जिंदा के लिए फना होंगे तो जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाले के लिए फना होंगे तो हमेशा की जिंदगी। और सिर्फ तस्लीम और रजा के साथ हो सकता है। मतलब हमेशा रहने वाले की रजा में फना हो जाने का नाम ही हमेशा की जिंदगी है। यही इबादत है, यही बंदगी है और यही इंसान की कामयाबी है। अम्मा ने कहा तो मैं उनके चेहरे की तरफ देखता चला गया। अम्मा आपने कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की, ये आज ऐसी क्यों? इसलिए कि अब तू ऐसी बातें समझने के लायक हो गया है और इस पर अमल भी कर सकता है। सोहनी से तेरी शादी सिर्फ इस नीयत से तो कि तुम्हें मैं भी रब ताला की रजा चाहिए और बस। यही बात मैंने उसे समझा दी है, वो समझती है इस बात को। तो बस ठीक है अम्मा, मैंने माँ की बात को रब ताला की रजा समझकर कबूल कर लिया। जाओ और जाकर सो जाओ। अम्मा ने कहा तो मैं उठ गया। बाहर सहन में आकर मैंने वक्त देखा तो रात का पहला पहर खत्म होने वाला था। न जाने क्यों मेरा मन मचल रहा था कि सोहनी अंदर से आ जाए और हम छत पर चले जाएं और मैं उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था। उसकी कुर्बत, उसका लम्स और उसका एहसास चाहता था। उसे सहन में खड़े होकर एक तवील सांस ली। मुझे पता था कि अभी उसे बाहर आने में कुछ वक्त लगेगा। उसे अम्मा को दवा देना थी, उन्हें सुलाना था, फिर कहीं उसने फ्री होना था। नीम के दरख्त तले चारपाई पड़ी थी, मैं उस पर जा लेटा। मुझे वहां पड़े चंद मिनट ही हुए थे कि अरविंद सिंह का फोन आ गया। उसका नंबर देखते ही मेरा माथा ठंगा। मैंने कॉल रिसीव करते हुए पूछा, सरदार जी हैरियत है ना? तभी अरविंद सिंह के बजाय जसपाल सिंह ने तेजी से यूं पूछा जैसे वो सब कुछ एक बार ही जानना चाहता हो। मुझे नहीं लगता कि हैरियत हो सकती है। अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला है कि नूर नगर में कोई खतरा है। तुम सब लोग ठीक तो हो ना? नहीं, अभी तक तो सब ठीक है। बात क्या है? मैंने पूछा तो उसने कुछ देर पहले फार्म हाउस पर होने वाली मीटिंग के बारे में एहतसार से बताते हुए कहा, देखो, अगर नूर नगर में कोई ऐसी वैसी बात होती है तो फिर वो ठीक कहता है। मैंने फोन भी इसीलिए किया तो मोहतात हो जाओ। इसका मतलब है कि संदीप कुंवर वाला मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इस तरह तो वो संदीप कुंवर पर भी एतमाद नहीं करेंगे। मैंने सोचते हुए कहा, वो अपने बाप पर भी एतमाद नहीं करते। और फिर जो बंदा एक बार दुश्मन का कैदी हो जाए और फिर वो बचकर आ भी जाए तो उसे हमेशा शक की निगाह से देखा जाएगा। वो बच्चे थोड़ी हैं, जालिमाना एजेंसियां चला रहे हैं। जसपाल ने नफरत से कहा, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। मुहतात हो जाना अच्छी बात है, मैंने कहा और कॉल खत्म कर दी। उसके साथ ही मैंने चौधरी इशफाक को फोन किया। वो सिर्फ हवेली ही में था। मैंने इसे सारी तफसील बताई तो वो बोला, सिक्योरिटी का मामला तो ठीक है, कोई भी निगाह से बच नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। उसने कहा तो मैंने फोन बंद कर दिया। मैं समझ गया कि अब वो सारी रात सो नहीं पाएगा। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी थी। कई सोचे आती चली गईं, तभी अंदर से सोहनी आ गई। मुझे इस क़यामत का पता ही उस वक्त चला जब वो मेरे करीब आ खड़ी हुई, फिर मेरे पास बैठते हुए बोली, क्या बात है? किसी किस्म का कोई खतरा तो नहीं? मुमकिन है, नहीं भी है, कुछ कह नहीं सकता। अभी जसपाल का फोन आया था, मैंने उसे बताया तो वो उठते हुए बोली, तो चलो चले हवेली। तुम यहाँ अम्मा के पास रहो, मैं निकलता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। अम्मा के पास वो सफिया है, जरा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो तेजी से पलट गई। उसे बस चंद मिनट लगे। उस वक्त मैं कार गेट से बाहर निकाल चुका था। वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में कार का गेट खोलकर उसमें बैठ गई। क्या करके आई हो? उसने गियर लगाते हुए पूछा तो वो बोली, सब ठीक है, यहाँ की फिक्र न करो, यहाँ सब ठीक है। वो इजरारी लहजे में बोली तो मैंने अपनी सारी तवज्जो सड़क पर लगा दी। पहले मैं सीधा हवेली की तरफ गया।
वहां काफी हलचल थी। चौधरी इशफाक ने सबको अलर्ट कर दिया था। जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा, उसी लम्हे मुझे ख्याल आया कि जिस तरह मैं इस हलचल को देख रहा हूं, वो निगाहें जो यहाँ किसी की जानिब से भी मुतय्यन हो सकती हैं, वो भी तो देख रही होंगी। मुमकिन है कि चौधरी इशफाक का भी यही ख्याल हो कि दुश्मन उनकी तैयारी देखकर ही दहल जाए और हौसला खो बैठे, मगर मैं चाहता था कि अगर कोई दुश्मन ताक में है तो वो हमला करे, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि वो कौन है। इस बार मैं फैसला कर चुका था कि जहां तक भी जा सका अपने दुश्मन का पीछा जरूर करूंगा। मैंने फोन निकाला और चौधरी इशफाक को हदायत दी। फिर वहीं से कार मोड़ ली। मैं वापस पलट पड़ा। अब अगरचे मतवक्का दुश्मन आ भी जाता तो मुझे फौरन इतला हो जाती। मैं उस सड़क पर आकर रुक गया जहां से एक तरफ नूरपुर गांव और दूसरी तरफ हवेली थी। इसके दरमियानी सड़क शहर को जाती थी। तुम यहाँ क्यों रुक गए? सोनी ने धीमे से पूछा तो मैंने खुशगवार अंदाज में कहा, तुमसे बातें करने के लिए। क्या कार में इतना असला है कि तुम इससे दुश्मन का मुकाबला कर सको? वो मेरी बात नजरअंदाज करके बोली, हाँ है। मैंने इत्मीनान से कहा तो वो भी मुतमईन होगी। मैंने कार बढ़ा दी और यूं ही फिरता रहा। हम सारी रात यूं ही सड़कों पर फिरते रहे, जी भर के बातें की। न जाने किन किन रास्तों पर कार लिए घूमता रहा, ये भी मुझे याद न रहा। उस वक्त सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे। मैं नहर के पुल पर कार खड़ी करके नीचे उतर आया। सुबह की मस्त हवा ने मुझे मदहोश सा कर दिया। मैंने लंबी लंबी सांसें ली और सोहनी को भी बाहर आ जाने को कहा। वो भी बाहर आ गई। बाहर बहुत खुशगवार मौसम था। जिस तरफ से पानी आ रहा था, हम उधर नीचे की जानिब बढ़ गए। हम वहां से ज्यादा 200 कदम के फासले तक गए होंगे। दिल चाह रहा था कि कहीं बैठा जाए। इन्हीं लम्हात में अचानक पुल पर टायरों की चिरचिराहट की तेज आवाज कानों में बढ़ी। जिसने माहौल को भी झंझोड़ कर रख दिया। फितरी तौर पर मैंने इस जानब देखा। 2 स्याह 4 व्हील गाड़ियों के दरमियान हुंडा अकार्ड खड़ी थी। उनका रुख नूर नगर से शहर की जानब था। जिस कार में हम थे वो क्रॉस कर गई। उन गाड़ियों में से कई लोग झांक रहे थे। तभी वो तीनों गाड़ियां रिवर्स में वापस हुई और कार के पास रुक गई। बिलाशुबा वो करीब से गुजरे थे। मेरी कार पहचान कर उन्होंने अपनी गाड़ियां रोक ली। अब लाजमन वो मुझे तलाश करेंगे। मैं सोनी को लेकर फौरन छुप गया। मैंने लाशौरी तौर पर पिस्टल के साथ इंतहाई तेजी से सेल फोन निकाला और चौधरी इशफाक का नंबर पुश करके स्पीकर ऑन कर दिया। राब्ता होते ही मैंने पूछा, हैरियत है ना? हाँ बिल्कुल, कोई नहीं आया, उसने बताया, लेकिन दुश्मन सारी रात छुपा रहा है। फिर मैंने मौजूदा सूरत हाल बताकर तेजी से कहा, फौरन निकलो, उन्हें पकड़ना है। ये कहते हुए मैंने फोन जेब में डाला और सोनी को लेता हुआ दरख्त की ओट में चला गया। मैंने इन्हें गौर से देखा कि वो क्या करना चाहते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 10 से 12 आदमी जरूर थे। मेरे पास भी पिस्टल है, ये देखो। मुझे दरख्त की ओट में होता देख सोनी ने सरगोशी में कहा, तो फिर तुम ऐसा करो, पीछे किसी दरख्त की ओट में हो जाओ और उस वक्त तक गोली न चलाना जब तक इंतहाई जरूरी न हो। यहां मैं देखता हूं। वो मेरे पास से उठी और पीछे चली गई। तब तक उनमें से एक 4 व्हील का सनरूफ खोलकर 2 बंदे इधर उधर देख रहे थे। मैं इन्हें देखता रहा। मैं इन्हें अपना एहसास नहीं देना चाहता था। मुझे तो चौधरी इशफाक का इंतजार था। उन्हें यहां आते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट तो जरूर लगने थे, जिनमें से अभी 4 या 5 मिनट गुजरे होंगे। तभी इन 2 लोगों ने गन्ने निकाली और सामने एक खड़ी कार पर फायरिंग करने लगे। चंद मिनट गुस्सा निकालने के बाद एक ने रॉकेट लॉन्चर समेत सर निकाला और रॉकेट दाग दिया। एक धमाका हुआ और उसके साथ ही कार के पुरहचे उड़ गए। कार के साथ असला भी खत्म हो गया था। अब मेरे पास सिर्फ एक इकलौता पिस्टल बचा था। अगरचे चंद गोलियों के साथ इनका मुकाबला नहीं कर सकता था मैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें छेड़ना नहीं चाहता था। वो अगर इधर उधर फैल गए तो मुझे इन्हें इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता। मैं सब्र से सर छुपाए बैठा रहा। मैं यही दुआ कर रहा था कि वो यहां से चल ना पड़े। 10 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मेरे अंदर सनसनी बढ़ती चली जा रही थी। वो लोग गन्ने लिए गाड़ियों से उतर चुके थे। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैं वहां से किसी दूसरी जगह छुप भी नहीं सकता था। पीछे सोहनी थी, मैं उसे भी देख सकता था। मैं आंखें झपके बगैर सामने खड़े दुश्मनों को देख रहा था। मैंने सेल फोन निकाला और चौधरी इशफाक से राब्ता किया। बस पुल के पास आ गए हैं, उसे तेजी से कहा। तो मैंने वहां की सूरत हाल बताते हुए कहा, अभी तो वो खड़े हैं, अगर चल पड़े तो मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, सामने से भी बंदे आ रहे हैं और नहर की तरफ से भी, चारों तरफ से हैं।
उसने कहा तो मैंने फोन ऑन ही रखा और सामने देखने लगा। वही हुआ जिसके बारे में अभी जाहिर किया था। वो वापस गाड़ी में बैठने लगे थे। तभी मैंने ताक कर निशाना लिया और यके बाद दीगरे 2 बंदे गिर गए। फायर की आवाज के साथ ही मैंने अपनी जगह बदल ली थी। एक तरह से ऐलान जंग हो गया था। वो एकदम से अलर्ट होकर उन्होंने पोजीशन ले ली और फायर खोल दिया। मैंने फिर निशाना लिया और पहली 4 व्हील का टायर ब्रस्ट कर दिया। मेरी तवक्का के मुताबिक उन्होंने फायर की आवाज वाली सिमत पर बेदरेक फायरिंग करना शुरू कर दी। मैं कुछ देर सब्र किए छुपा रहा। तभी मेरी निगाह नहर की दूसरी जानब पड़ी, जहां काफी फासले पर कारें तेजी से आ रही थी। बिलाशुबा वो अपने ही बंदे थे। तभी मैंने बाकी कारों के भी टायर ब्रस्ट कर दिए। इस वक्त उन्होंने गाड़ियों से छलांगे लगा दी। ऐसे वक्त में उनकी पिछली तरफ से चौधरी इशफाक आन पहुंचा। जमाल, नहर के साथ कच्ची सड़क पर 2 कारें आ रही हैं। सोहनी की आवाज अकब से सुनाई दी। तुम छुपी रहना, मुमकिन है वो अपने लोग ना हो। मैंने उसे कहा और खुद को मजीद छुपा लिया। कुछ लम्हे बाद कारें जन से हमारे करीब से आगे गुजर गईं। तभी मैंने फोन पर चौधरी इशफाक से कहा, कोशिश करो ये जिंदा पकड़े जाएं। बेहतर, उसने जवाब दिया और खामोश हो गया। वो चारों तरफ से घेरे जा चुके थे। तभी किसी ने ऊंची आवाज से कहा, तुम लोग घेरे जा चुके हो। अपने हथियार फेंककर हाथ सरू पर रखकर पुल पर उल्टे लेट जाओ। इस फायरिंग के जवाब में उन्होंने एकदम से फायरिंग शुरू कर दी। इसका मतलब ये था कि वो बात नहीं मानेंगे। ये उनकी गलती थी, मगर इन्हें क्या एहसास था कि इनके चारों तरफ लोग हैं। जवाबन सामने से भी उनसे कहीं शिद्दत से फायरिंग हुई। जो भी सर उठाता उसकी फायर लग जाता। मेरी रेंज में जो भी आता मैं इसका निशाना लेता और फायर कर देता। 10-15 मिनट इसी फायरिंग में गुजर गए, यहां तक कि सामने से फायर होना बंद हो गए। मैं ये मान ही नहीं सकता था कि इनके लोग जिंदा ना हो। वो छुप गए थे। मैंने ये बात चौधरी इशफाक से कह दी। वो समझते हुए ऊंची आवाज से बोला, हमें पता है कि कितने लोग अब भी जिंदा हैं। मेरे 10 गिनने तक जो भी पुल पर जाकर लेट गया उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, वरना गिनती के बाद हैंड ग्रेनेड से गाड़ियों के साथ इन्हें भी तबाह कर दिया जाएगा। 1, 2, अभी गिनती 5 तक पहुंची थी कि 2 नौजवान निकले और पुल की तरफ बढ़े। वो जाकर लेट गए। जब देखा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, 3 मजीद निकले और उन्होंने भी ऐसे ही किया। 10 तक गिनती पूरी हो गई। तब चौधरी इशफाक ने फिर कहा, जितने लेटे हुए हैं वो उठकर हाथ सर पर रखकर सड़क पर चलो, गाड़ियों पर ग्रेनेड फेंकने हैं। उसी लम्हे एक नौजवान निकला और तेजी से पुल की जानिब बढ़ा। अब इन गाड़ियों को धमाके से उड़ाना बनता था, लेकिन मैंने रोक दिया। वो 6 थे और पुल से नीचे उतरकर सड़क पर जा रहे थे। मैंने इन्हें काबू करने को कहा। अगले 10 मिनट में उन्हें काबू कर लिया गया। मेरा अंदाजा बहुत करीब था। वो 11 लोग थे। इन 3 गाड़ियों में काफी असला था जो काबू कर लिया। उन्हें मुसाफिर शाह के थड़े पर लेकर आओ, मैंने कहा और एक कार में जा बैठा। सोहनी भी मेरे साथ बैठने लगी तो मैंने इसे रोक दिया कि वो दूसरी एक कार में घर अम्मा के पास जाए। वो परेशान हो गई। मैं कार में बैठा और मुसाफिर शाह के थड़े पर जा पहुंचा। जसपाल सिंह की बात दुरुस्त थी, तो मैंने अरविंद को कॉल की। वो समझ गया। उसने कॉल जसपाल को मिला दी। तब मैंने उसे सारी सूरत हाल के बारे में बता दिया। नया पैराग्राफ। जसपाल फार्म हाउस के लॉन में जमाल से फोन पर बात करके कुर्सी पर बैठा सोच रहा था। उसे ये ख्याल तो था कि भारतीय सरकार की एजेंसियां इन्हें किसी भी वक्त अपनी निगाहों में ले सकती थीं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह एकदम से घेरे में आ जाएंगे। वो जो कोई भी दुश्मन था उसकी निगाह उन सब पर थी। जितना उसे नजर में रखा हुआ था उसी कदर जमाल को भी घेरने की कोशिश की जा रही थी, मगर उसे यकीन था कि हालात जैसे भी होंगे उसी में से रास्ता निकलने वाला है। वो इन्फॉर्मर रात के पहले पहर ही उनके पास से जा चुका था। उसने जो रिपोर्ट बलदेव सिंह को दी थी वो सारी रात उस पर काम करता रहा। कुछ देर पहले उसने बलदेव सिंह के कमरे में झांक कर देखा, वो सो रहा था, इसलिए वो भी इत्मीनान से बाहर लॉन में आ गया। लाजमन उसने कुछ तय कर लिया होगा। उसे भी समझ में आ गया होगा। वो यूं घोड़े बेचकर सो रहा था। वो इन्हीं ख्यालों में था कि उसका सेल फोन बज उठा। नौतन की कॉल थी। उसे अंदर बुला लिया था। वो उठकर अंदर की जाने बढ़ गया। लाउंज में नाश्ता लगा हुआ था, सभी वहीं थे। वो भी जाकर बैठ गया। बड़े इत्मीनान से नाश्ते से फारिग होकर वो चाय के मग लेकर सोफे पर आन बैठे। हर एक के दिमाग में था कि देखें बलदेव सिंह क्या कहता है। तभी उसने ये तजस्सुस खत्म करते हुए कहा,
हमें अब एक बहुत बड़ा फैसला करना होगा। ये गेम जो इस रिपोर्ट में दिखाई दे रही है बहुत बड़ी है। इसमें हम या तो सभी यूं फना हो जाएंगे जैसे थे ही नहीं, या फिर इनमें हमारा शुमार हो जाएगा जो गेम खिलाने वाले होते हैं। ओए पहेलियां ना डालो, सीधी बात करो, विक्रम सिंह ने उकताए हुए लहजे में तेजी से कहा। तो सीधी बात यह है प्यारे, ये एजेंसियां तो हमें छोड़ने वाली नहीं हैं। इन्होंने हमें हर हाल में घेरना है और मारना है। अभी तक इन्हें हतमी सबूत नहीं मिले जिसकी बुनियाद पर वो हाथ डाल सके हम पर, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन खत्म हुआ है और रतनदीप सिंह जी की पार्टी अक्सरियत में है। हमें इसका सहारा कह लो या मोहलत, हमारी गेम खत्म है, आज नहीं तो कल। तो फिर हम मर जाएं, विक्रम सिंह ने गुस्से में कहा। मरे तेरे दुश्मन यार। ये कहकर उसने सांस लिया और बोला, हमें एक बार गुम होना है, ऐसे कि जैसे हम यहाँ थे ही नहीं। उस वक्त ही सामने आए जब हम इस पोजीशन में हो कि इन एजेंसियों का सामना कर सके। उसने कदरे मायूसाना अंदाज में कहा, मतलब मैदान छोड़ दें। सरजीत सिंह ने कहा, इसके सिवा एक ही ऑप्शन है। वो बोला, क्या? उसने पूछा। हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा जो इन एजेंसियों को भी आंखें दिखा सकते हैं। इतना ताकतवर बंदा ही हमें पनाह मिलेगा तो हम अपनी कार्रवाइयां जारी रख सकते हैं। उसे साफ गोई से बताया। ऐसा कौन है? सरजीत सिंह ने पूछा। वही जो यहां पर मौजूद यहूदियों का मुखालिफ है। अब तक न जाने क्या से क्या हो जाता अगर इस हिस्से में ताकत का तवाज़न न होता। ये रब ताला का भी निजाम है कि अगर एक ताकत सर उठाती है तो दूसरी उसके साथ ही उठ जाती है। यही ताकत का तवाज़न है। अगर कोई एक ताकत भी ज्यादा या कम हुई तो उससे बिगाड़ या अच्छाई पैदा होती है। बलदेव सिंह ने समझाने वाले अंदाज में कहा, यार तू ये लेक्चरबाजी छोड़ो और सीधे बता कि अब करना क्या है। विक्रम सिंह ने उकताते हुए कहा, अच्छा चलो, तुम लोग नहीं समझना चाहते तो मैं सीधे ये बताता हूँ कि हिंदू और यहूदी गठजोड़ से जो नई कुव्वत सामने आई है उसके बराबर एक नई कुव्वत भी जन्म ले चुकी है। वो कौन है इस बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो है। उनकी रसाई कहाँ तक है ये भी नहीं मालूम, मगर वो जो लोग इनका मुकाबला कर रहे हैं वो अपनी कुछ तो हैसियत रखते होंगे। हम अगर इन्हें ज्वाइन कर लें तो। ये कहते हुए उसने बात अधूरी छोड़ दी और सबकी तरफ देखा। तभी जसपाल सिंह ने पूछा, उनका कोई इशारा, कोई उनका अता पता? ये रिपोर्ट सबके सामने है। जहां तक मैं समझा हूं इस रिपोर्ट में तो उनका कोई जिक्र नहीं, लेकिन हिंदू यहूदी लाबी के वो लोग जो उनकी हिट लिस्ट पर हो सकते हैं, अगर हम इन्हें खत्म कर दें तो हम इन तक पहुंच सकते हैं। बलदेव सिंह ने कहा। उन्हें कैसे पता होगा कि ये हमने ही मारा है? सरजीत सिंह ने पूछा तो वो बोला, मेरे जहन में तो यही है। अगर तुम लोगों के दिमाग में मजीद आए कोई बात तो हम इस पर बात कर सकते हैं। ओके, टारगेट कौन कौन है? एक बंदा तो ही जालिंदर का है, अभी अभी एमएलए बना है, मजीद ये पढ़ लें। उसने बताया, ये तो शाही काटने वाली बात है। बचन कंवर ने कहना चाहा तो विक्रम सिंह उसकी बात काट कर बोला, शाही ही सही, जड़ खुद बहुत हिल जाएंगी। ये कहकर उसने रिपोर्ट पकड़ ली। तभी जसपाल सिंह ने उठते हुए कहा, मैं ओगी पिंड जा रहा हूं, जो भी समझ में आए मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। ओके, बलदेव सिंह ने कहा और वहां से उठकर बाहर आ गया। वो बहुत हद तक समझ गया था कि जब तक वनीता कुंवर ठीक नहीं हो जाती इनके दरमियान रहना वक्त का ज़िया है। बलदेव सिंह सिर्फ टामक टोया मार रहा है, उसे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। वो ओगी पिंड की जानिब चल दिया। नया पैराग्राफ। मैं जिस वक्त मुसाफिर शाह के थड़े के पास बने हुए कमरू के आगे पहुंचा तो फरीद भी वहीं खड़ा था। उसने चारपाई बिछा दी थी और उनके करीब ही वो 6 लोग खड़े थे। मैं कार से उतरकर वहीं जा बैठा और इनकी तरफ गौर से देखने लगा। वो भी मेरी तरफ उसी नफरत से देख रहे थे। मुझे कुछ अर्सा पहले पकड़े हुए लोग याद आ गए। मैंने धीमे से लहजे में पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? सरदार जरिया भान ने, हिलाफे तवक्का एक नौजवान ने तंजिया लहजे में बताया। कौन है वो? मैंने पूछा। हैरत है तुम इसे नहीं जानते? पूरा मुल्क इन्हें जानता है और इनसे डरता भी है। वही नौजवान यूं बोला जैसे वो मेरी अक्ल पर मातम कर रहा हो। उसका कोई राब्ता नंबर है तुम्हारे पास, या फिर मुझे तलाश करना पड़ेगा? मैंने उसी सुकून से पूछा। हाँ है, करो राब्ता उनसे, उसने कहा और फौरन ही फोन नंबर बता दिया। चौधरी इशफाक उसका नंबर मिलाने लगा। चंद लम्हों में राब्ता हो गया। तस्दीक के बाद उसने फोन मेरी जाने बढ़ा दिया। कौन हो तुम?
मैंने पूछा, जमाल बात कर रहा हूँ। उसने तस्दीक चाही तो मैंने हंकारा भरा। तब वो तंजिया से लहजे में बोला, तुम शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब वक्त आ गया है तुम इस जमीन पर ना रहो। बहुत ऊधम मचा लिया तुमने यहाँ। इस जमीन पर हमेशा किसी ने भी नहीं रहना। हाँ, अलबत्ता कोई पहले जाता है और कोई बाद में। अब पता नहीं तुम पहले जाओगे या मैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बोलो, इन बेचारों को क्यों भेजा था? खुद क्यों नहीं आ गए? अरे तुम्हारे लिए यही बहुत है, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। या तो इस मुल्क की जमीन के नीचे दफन हो जाओ, या फिर ये मुल्क छोड़कर यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। वो इंतहाई गरूर से बोला, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन तुमने अपनी मौत पर खुद ही मोहर लगा दी है, या फिर किसी ने तुम्हें मौत की तरफ धकेल दिया है। चलो, इन 24 घंटों में अगर तुम इन 6 लोगों को वापस लेकर जाकर दिखा दो तो मैं अपना आप तुम्हारे हवाले कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें तलाश तो कर ही लेना है। मैंने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, डन हो गया, इंतजार करो। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने चंद लम्हे फोन को देखा और चौधरी इशफाक से अरविंद सिंह का नंबर मिलाने को कहा। तब उसके बारे में मालूमात मिल गई। तानी की तरबियत याफ्ता लड़के वहां मौजूद थे। वो इन 6 के बारे में बेताब थे। तब मैंने उनसे पूछा, क्या करें इनका? इन्हें अब वापस लेकर जाना है, जिन्होंने इन लोगों को यहां भेजा था। अच्छी बात है कि वो खुद आ जाए। वो नौजवान बोला, फिलहाल ऐसा करो, इनके हाथों को बांधकर इनके पैरों से बांध दो, फिर भागते हुए 2-3 चक्कर इस मैदान के लगवाओ। 24 घंटे इन्हें यहीं रखना है, मैदान में। मैं भी यही हूं, फिर देखते हैं। मैंने कहा तो वो वैसा ही करने लगे। जो कोई भी जरा सी मजामत करता वो लड़के उसे सीधा कर देते, यहां तक कि उन्होंने इनको आगे लगा लिया। खुद एक खुली जीप में बैठ गए और उन्हें भगाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही उनका दम उखड़ने लगा। इनमें जो पहला गिरा तो लड़कों ने इसे उठा लिया और फिर आगे लगा लिया। मेरे सामने फरीद खड़ा था। मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, ओ यार फरीद, ऐसे कर, यहाँ पर जितने लोग हैं उनके लंगर पानी का बंदोबस्त तुमने करना है। हम सब के अब डेरे यहीं पर हैं। जी ठीक है, उसने मोदबाना लहजे में कहा और एक तरफ हट गया। ऐसे में चौधरी इशफाक का फोन बजा तो उसने फोन मेरी जानिब बढ़ा दिया। अरविंद सिंह बोला, ये लाहौर के नवाही इलाके से कोई कॉल कर रहा था, इसकी लोकेशन अभी भेज देता हूं। मतलब वो हमें खुद दावत दे रहा है कि हम उस तक पहुंचे। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई मोहरा ही है, इसके पीछे कोई है। वो खामोशी से अपना काम करके गायब हो जाना चाहता है। उसने अपनी राय दे दी तो मैंने पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो? मेरे यूं पूछने पर उसने रिपोर्ट के बारे में बताया जो बलदेव सिंह वगैरह के पास थी और वो इस पर बात कर चुके थे। मतलब कोई कुव्वत, मैंने कहना चाहा तो उसने तेजी से कहा, बहुत एहतियात से जमाल, मंजर कुछ और है और पस मंजर कुछ और। अभी किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सब इसी पर काम कर रहे हैं। 2-4 घंटे दो, हम सब बात कर लें, फिर कोई हतमी नतीजा निकालते हैं। उसने कहा तो मैंने हाँ कह दी। तभी उसने फोन बंद कर दिया। वो मैदान का भी पूरा चक्कर नहीं लगा पाए थे, लेकिन आधे से ज्यादा फासला तय कर दिया था। काफी दूर वो मुझे नुक्तों की सूरत दिखाई दे रहे थे। तभी एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया, कहीं इनके लोग वहां मौजूद ना हो। मुमकिन है इनके अलावा भी हमलावरों का कोई ग्रुप मौजूद हो। अभी कौन सा पूरा इलाका छान मारा है, या ये तस्दीक हो गई है कि इलाके में इनके अलावा कोई दूसरा हमलावर मौजूद नहीं है। मैंने गौर किया, फिर चौधरी इशफाक से इस हस्ती का इजहार कर दिया। ये मेरे जहन में पहले से ही था। मैंने पूरे इलाके में बंदे फैला दिए हैं। हर जगह ये बात पहुंच गई है कि कोई अजनबी आदमी दिखाई दे तो फौरन पता दे। अगर कोई हुआ तो सामने आ जाएगा। उसने मुझे तफसील बताई तो मैं मुतमईन हो गया। मैं चारपाई पर लेटकर इन हालात को सोचने लगा। जसपाल सिंह और अरविंद सिंह ने अब तक जो तफसील मुझे बताई थी, मैंने इस पर गौर किया तो मुझे लगा कि अब तक वो मामला अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा जो संदीप कुंवर और सुनील वर्मा के साथ चला था। मेरे ख्याल में अभी तक शाहें ही थी, वो पौधा जड़ से नहीं उखड़ा था। ये सारे लोग मुझे एक ही तरह की तरबियत वाले लगते थे। मैंने सोच लिया था कि अब इनके साथ करना क्या है। मैं सामने से आते हुए उन भागते हुए लड़कों को देखता रहा। उनकी बुरी हालत थी, उनका सांस उधड़ा हुआ था। वो दरख्तों के नीचे यूं आकर गिरे जैसे उनकी जान ही ना रही हो।
लड़कों ने बांध कर एक कमरे में धकेल दिया। दोपहर हो गई थी। मैं वहीं दरख्तों के नीचे चारपाई पर लेटा हुआ था। वहीं मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली तो शाम उतर रही थी। दिन अभी खड़ा था। वहां फरीद के सिवा कोई नहीं था। मैंने उससे वहां की वीरानी के बारे में पूछा तो उसने बताया, चौधरी इशफाक सबको लेकर खामोशी से चला गया है। वो कह रहा था कि ये जगह महफूज नहीं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। हो सके तो आज जल्दी गांव चले जाना। मैं ये कहता हुआ उठा और हवेली की तरफ चल दिया। शाम होने को थी जब मैं हवेली पहुंचा। मैं लाउंज में आ गया। वहां अम्मा नूर नगर की कुछ खवातीन के साथ मौजूद थीं। मेरे बैठते ही अम्मा ने कहा, पुत्र तेरे साथ जो हालात लगे हुए हैं वो कब खत्म होंगे मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने अपना फर्ज निभाना है। ये क्या बात कर रही हैं अम्मा? मैं समझा नहीं। मैंने पूछा, तुम्हारी और सोहनी की शादी अभी और इसी वक्त होगी। जाओ नहा धोकर तैयार हो जाओ। मैंने मौलवी साहब को बुलवाया है। अभी नूर नगर के कुछ बुजुर्ग भी आ जाएंगे। देर मत करो। अम्मा ने हुक्म दिया। जैसे आपकी मर्जी, मैंने कहा और अंदर की जानिब चला गया। मगरिब के बाद हवेली काफी ज्यादा रोशन थी। लान में नूर नगर के लोग जमा थे। अम्मा ने अपने तौर पर सारे इंतजामात करवा लिए थे। मैं वहां उनके दरमियान जा बैठा। मेरे बैठते ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने लगे। खुतबे के बाद दुआ मांगी गई और खाना सर्व किया जाने लगा। वहां हर बंदा मसरूफ था सिवाय मेरे। अचानक मुझे फरीद दिखाई दिया। मैंने इसे करीब बुलाकर उन लोगों के बारे में पूछा जो पकड़े गए थे। उसने बताया कि वो कहां पर हैं। मैं उन तक भी खाना पहुंचाने के बारे में कहा। ईशा से काफी बात तक कहीं जाकर हवेली में सन्नाटा छा गया। ऐसे में चौधरी इशफाक मेरे पास आ गया। मेरा फोन उसके पास था। मैं जानबूझकर उठा लाया था, तुम डिस्टर्ब ना हो। कोई कॉल आई? मैंने पूछा। नहीं, सिवाय अरविंद के, अभी कुछ देर पहले। उसने धीमे से लहजे में बताया। क्या कह रहा था? मैंने पूछा। मैंने इसे बता दिया था कि तुम्हारी शादी हो रही है, वो सुबह बात करेगा। वो इसी लहजे में बोला। और वो? मैंने पूछना चाहा तो उसने मेरी बात काटते हुए मेरा हाथ पकड़कर उठते हुए कहा, मैं देख लूंगा, जाओ, भाभी इंतजार कर रही होगी। मैं हवेली में आया तो अम्मा लाउंज ही में थी। मुझे देखते ही उठकर बैठ गईं। उनके दामन में एक सुर्ख रंग का डिब्बा था जो अमूमन जेवर रखने के काम आता है। वो बड़ा पुराना था। उन्होंने वो मुझे देते हुए कहा, बेटा ये तेरे बाप ने कभी मुझे दिया था। मैंने तो पहना नहीं, वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। ये लो और अपनी बीवी को तोहफे में दे देना। मैंने वो डिब्बा पकड़ लिया तो वो उठते हुए बोली, जाओ अब मैं सोने जा रही हूँ। मेरे लिए महसूस कमरे में बेड पर सोहनी सुर्ख जोड़ा पहने में बैठी थी। मेरी आहट पाकर वो उठ गई। मुझसे कुछ कहा नहीं गया। मैं बेड पर जाकर बैठ गया तो सोहनी झुकी और मेरे पांव से जूता उतारने लगी। मैं झिझका तो वो बोली, मुझे हिदमत से मत रोके। अब आप मेरे मजाजी खुदा हो और आपको पता है कि ये शादी हमने महज रब की रजा के लिए की है। उसके यूं कहने पर मैं रुक गया। तब वो बोली, आप वुजू कर ले, हम अपनी नई जिंदगी का आगाज नफल पढ़ के करेंगे। क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है, मैंने कहा और वुजू करने के लिए उठ गया। मेरी जिंदगी की वो अहम रात बीत गई। सुबह सादिक से पहले हम नहा चुके थे। सोहनी तहज्जुद पढ़ने लगी और मैं उठकर बालकनी में आ गया। मेरे जहन में नूर नगर के हालात थे। मैं चौधरी इशफाक से राब्ता चाहता था ताकि मुझे मालूमात मिल सके। मैं बालकनी से पलटकर कमरे में चंद लम्हे रुका और बाहर निकलता चला गया। मैं नीचे लाउंज में आया तो ठटक गया। मेरे सामने चौधरी इशफाक के साथ कर्नल सरफराज बैठे हुए थे। वो मुझे देखते ही उठ गए और बाजू फैलाते हुए खुशी से भरे हुए लहजे में कहा, शादी मुबारक हो जमाल। जी खैर मुबारक, मैं भी खुशगवार अंदाज में कहा। मैंने सरे शाम फोन किया तो चौधरी इशफाक ने फोन रिसीव किया। तब मुझे पता चला कि तुम्हारी आज शादी है। उन्होंने सोफे की जानिब बढ़ते हुए कहा, वो दरअसल अम्मा ने। मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोले, मुझे सब बता दिया है चौधरी इशफाक ने। उन्होंने कहा। तब तक मैं भी उनके साथ बैठ गया। आपने फोन किया? मैंने इन्हें याद दिलाया तो वो बड़े पुरसकून से लहजे में बोले, ये तो तुम पर अटैक हुआ है और जिनके बंदे अब तुम्हारे पास हैं, ये कोई मामूली बात नहीं। ये बंदे तुम्हें मारने आए थे, ये जो भी इनके हत्थे चढ़ जाता, लेकिन ऐसा ना हो सका। इससे भी इन्हें फायदा मिला। वो जान गए कि यहाँ पर अगर वो कार्रवाई करना भी चाहें तो उन्हें क्या करना होगा। क्या उन्हें हमारे बारे में पहले नहीं पता था?
मैंने पूछा तो वो बोले, बिल्कुल भी नहीं, वो महज तुम्हारी ताकत का अंदाजा ही नहीं करना चाहते, बल्कि खौफ भी फैलाना चाहते हैं। इस गेम के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है वो बहुत चालाक और इंतहाई अजियत पसंद लगता है। वो कैसे? मैंने समझने के लिए पूछा। ये हकीकत है कि उसका कोई सिरा पता हमारे पास नहीं है अब तक। असल में वो कौन है, इस बारे में हम भी नहीं जानते। ये अगर चंद इत्तफाकात ना होते तो शायद हम इसकी दुरुस्त समझ का भी अंदाजा न लगा पाते। मैंने लफ्ज अंदाजा इस्तेमाल किया है। अब यही देखो कि यहाँ पर जो उसने हमला करवाया है वो यहीं के बंदे इस्तेमाल करके वो मर भी जाते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बेचारे उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। यहाँ का जो उसका मुकामी एजेंट है वो भी इसके बारे में पूरी तरह नहीं जानता। मुकामी एजेंट मतलब सरदार जरिया भान। मैंने तजस्सुस से पूछा तो वो बोले, हाँ वही, उसने ये जिम्मेदारी ली थी। उसे हमने अपनी हिफाजत में ले लिया है और उससे बहुत कुछ मालूम हुआ है। ये ग्रुप के पीछे 3 मजीद ग्रुप थे और उन्होंने हमला करना था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।